हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। विश्वास कॉमर्स फ्री बैच में आप सभी का स्वागत है। और इस वन शॉट सीरीज के अंदर हम आज करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपकी बुक नंबर 3 का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत ईजी लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा और हर क्वेश्चन आप करने में इजी महसूस करोगे और आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये चैप्टर तो कुछ था ही नहीं, ऐसा लगेगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है। और जब आप इस पूरे वन शॉट को देखोगे ना, उसके बाद आपको कोई भी सवाल आए पेपर में, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में सवाल नॉर्मली एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का आता है। कभी कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाने को नहीं आता, सिर्फ उसकी कोई एक एक्टिविटी के बारे में सवाल आ जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालो, इन्वेस्टिंग का निकालो या फाइनेंसिंग का निकालो। या फिर आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट आता है, आप वो भी करने में बिल्कुल सक्षम होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है आफ्टर दिस लेक्चर। तो पूरे लेक्चर में स्टार्ट टू एंड मेरे साथ बने रहना, ठीक है जी। शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर। सबसे पहली बात आती है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? जस्ट लाइक एनी अदर स्टेटमेंट, कैश फ्लो भी एक स्टेटमेंट है। यानी कि ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये एनालिसिस का पार्ट है। ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, ये उसकी एनालिसिस का पार्ट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बेसिकली हमारे को ये बताती है कि हमारा कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक साल में, पूरे साल में मेरे बिजनेस में कहां कहां से कैश आया इनफ्लो और कहां कहां कैश गया आउटफ्लो, इसकी जब मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं तो उस स्टेटमेंट को मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता हूं। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लोज ऑफ कैश एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। और जब हम बात करते हैं कैश की, तो सिर्फ कैश नहीं है, कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट भी है। कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट भी है। सर ये क्या मतलब हुआ, कैश के साथ कैश इक्विवेलेंट भी है, बताना जरा। बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश पैसा और पैसे के समान रूप की सभी चीजें। फिर से बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है पैसा, कैश प्लस कैश के समान रूप की चीजें, यानी कि जो कैश के बराबर की चीजें हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ऐसी सिक्योरिटीज जिनको आप तुरंत बेच सकते हो, अभी के अभी हाथ के हाथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश नहीं देखना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इक्विवेलेंट भी देखने हैं। और कैश इक्विवेलेंट क्या है? जो कैश के बराबर की चीजें हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी चीजें जिनको आप तुरंत अभी के अभी कैश में बदल सकते हो बिना किसी नुकसान के और बिना किसी डिले के। ओके, सही है। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आ गई, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखना है। कैश इक्विवेलेंट पता चल गया कि कैश और कैश के समान रूप की चीजों का इनफ्लो आउटफ्लो देखना है। हाँ सर, ये जो फ्लो है, फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब यही है भाई, इनफ्लो आउटफ्लो। तो फ्लो कितनी प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। और कैश का फ्लो तभी होता है जब कैश का फ्लो तभी होता है जब हम मूवमेंट चेक करते हैं फ्रॉम द नॉन कैश आइटम्स। जब हम मूवमेंट चेक करते हैं फ्रॉम द नॉन कैश आइटम्स। मतलब समझा इसका? नहीं समझा? समझ। अगर मैंने बैंक में कैश जमा करवाया या मैंने बैंक से कैश विड्रॉ कराया, तो ये तो मूवमेंट ही नहीं है, ये मूवमेंट नहीं है। देर इज नो इनफ्लो, देर इज नो आउटफ्लो। क्यों? क्योंकि कैश बैंक में चला गया और बैंक का पैसा कैश में आ गया। देर इज नो मूवमेंट बिकॉज देर इज नॉन कैश आइटम इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर। नॉन कैश आइटम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैंने कैश पे किया क्रेडिटर को या डेटर ने मुझे कैश दिया, यहां पर कैश की मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि एक तरफ कैश है, एक तरफ कैश है और दूसरी तरफ नॉन कैश है। नॉन कैश, कैश, क्रेडिटर इज नॉन कैश, डेटर इज नॉन कैश, कैश। तो जब भी कैश फ्लो होगा वो तभी हो सकता है जब एक तरफ नॉन कैश आइटम हो और दूसरी तरफ कैश या कैश इक्विवेलेंट हो।
जब दोनों तरफ कैश या कैश इक्विवेलेंट होंगे तो देयर इज नो मूवमेंट। कैश का पैसा बैंक में जमा करा दिया तो दोनों ही कैश है, एक कैश है एक कैश इक्विवेलेंट है, तो मूवमेंट ही नहीं है। और जब बैंक से पैसा कैश में निकाल लिया तब भी दोनों तरफ एक कैश है और एक कैश इक्विवेलेंट है, तब भी कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट तभी होती है व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन और देयर इज अ लेन देन और देयर इज अ फ्लो बिटवीन नॉन कैश आइटम एंड कैश। क्लियर होगी बात? ओके सर। अ मूवमेंट विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैश फ्लो। वो मैंने आपको बता दिया, जब कैश और बैंक और कैश के बीच में मूवमेंट होगी तो वो कैश फ्लो में नहीं गिना जाएगा। इसका तो मतलब यही हुआ ना यार, मैंने एक जेब से कैश निकाला, दूसरी जेब में कैश डाल दिया और मैं बोल रहा हूं जी मेरा कैश चला गया। भाई आ भी तो गया, दूसरी तरफ से आ भी तो गया। तो कैश बैंक में जमा कराने से अगर कैश तेरा बिजनेस से बाहर गया तो पैसा बैंक में भी तो आ गया, सो देयर इज नो फ्लो। ओके सर, ये बात हमारे को बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारे को वहां पर 3 तरह की एक्टिविटीज को कंसिडर करना है। यानी कि मोटे तौर पर हमारे बिजनेस में 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस के अंदर। किसी भी बिजनेस के अंदर 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, मेन धंधा। मेन धंधा, भाई मेरा काम क्या है? पढ़ाने का। तो मेरा धंधा क्या है? मेरी एक्टिविटी क्या है? पढ़ाने की एक्टिविटी मेरी मेन धंधा है। ठीक है सर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, आटा दाल चीनी चावल वगैरह खरीदता बेचता है, तो उसकी मेन एक्टिविटी क्या है? आटा दाल चीनी चावल खरीदना बेचना उसकी मेन एक्टिविटी है। सर एक कपड़े का टेलर है, टेलर की मेन एक्टिविटी क्या है? सर कपड़े सिलना। कपड़े खरीदता है, कपड़े बनाता है, कपड़े बेचता है, उसकी मेन एक्टिविटी वो है। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे बात समझ में? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द मेन एक्टिविटी जिसमें आप बिजनेस करते हो, जिसमें आप धंधा चलाते हो। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो बेसिकली रिलेट करती है या तो फिक्स्ड एसेट्स के साथ या फिर इन्वेस्टमेंट्स के साथ। ऐसी एक्टिविटी जो या तो फिक्स्ड एसेट से जुड़ी हुई है या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। फिक्स्ड एसेट माने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। हाँ, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा हूं तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मान लो मैंने मशीनरी बेच दी क्योंकि मशीनरी खराब हो गई, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो शेयर्स मैंने बेच दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उन शेयर्स पर मुझे कंपनी ने डिविडेंड पे किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने किसी कंपनी को लोन दे दिया एज एन इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उस कंपनी ने मुझे लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने एक जमीन खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। वो जमीन मैंने किराए पर दे दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू योर फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। 2 बातें समझ आ गई? ऑपरेटिंग मेन धंधा, मेन ऑपरेशंस, मेन काम। फिर आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। सर फाइनेंस मतलब फंड्स फॉर बिजनेस, फंड्स फॉर बिजनेस। सर ये क्या मतलब होता है? हमें तो पता ही नहीं चलता है, पता नहीं क्या करते हैं हम। फाइनेंस या फंड्स फॉर बिजनेस। फंड्स फॉर बिजनेस का मतलब है जब आप अपने बिजनेस में या तो कैपिटल या फिर उधार, या तो कैपिटल या उधार से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हो अपने बिजनेस में, या तो कैपिटल या फिर उधार से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि मेरे बिजनेस में पैसे की जरूरत है तो मैं अपने घर से कैपिटल लेके आया, मैंने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो ये मेरे बिजनेस का कैपिटल ट्रांजैक्शन है, कैपिटल से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है। पार्टनर है, पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, कैपिटल। पार्टनर ने पैसा बाहर निकाल लिया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने शेयर होल्डर से पैसा उठाया, इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर इशू किए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर रिडीम कर दिए,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन ले लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन वापस पे कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ रहे हो? हाँ सर, अब हमारे को समझ आ गई। नहीं आई तेरे को समझ अभी कैसे समझ आ गई तेरे को? मैंने अभी तेरे को पूरा समझाया ही नहीं है। सर फिर समझा दो। ये देख, सॉरी इसको डिलीट करो। ये देख, याद है हमने एक याद है हमने एक बैलेंस शीट सीखी थी। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी रेशो एनालिसिस वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको 6 पॉइंट बैलेंस शीट कराई थी। बेटे अगर नहीं देखी तो देख लेना, इतने मजेदार तरीके से मैंने वहां पर आपको सिखाया है। आप देखते ही कुछ नहीं हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? टीचर इतनी मेहनत कर रहा है और तुम देख ही नहीं रहे कुछ भी। देख लेना रेशो एनालिसिस, इससे पिछली वाली वीडियो देख लेना। ओके, इसी बैच के अंदर तो मैंने वहां पर 6 पॉइंट बैलेंस शीट करवाई थी। मैंने कहा था एक बैलेंस शीट में 6 आइटम्स होती हैं समझने के लिए। एक होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक होते हैं करंट एसेट्स, और ये बैलेंस शीट मैच होती है। सिमिलरली अगर आप लाइबिलिटी साइड पर देखो तो एक तरफ होता है आपके पास कैपिटल, जिसको हम सरल भाषा में इक्विटी बोलते हैं। फिर होता है डेट, जिसको आप लोन बोलते हो, लोन फंड्स, और एक होती है करंट लाइबिलिटी, और बैलेंस शीट मैच होती है। तो ये 6 पॉइंट बैलेंस शीट हमने सीखी थी रेशोस के अंदर, और हर जगह जहां पर भी हम फंसे थे, जिस भी क्वेश्चन को हमें करने में दिक्कत आ रही थी, हमने यही बैलेंस शीट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, और सारे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं इसी तरीके से। अब यही तरीका आप फॉलो करोगे कैश फ्लो को एनालाइज करते समय। सर क्या मतलब इसका? देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन, जब भी कोई लेन देन, जब भी कोई आइटम को आप देखो और वो या तो आपके इक्विटी और डेट से जुड़ी हुई है, इक्विटी और डेट से, तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैंने बोला ना, फाइनेंस से जुड़ी हुई, कैपिटल और डेट से, कैपिटल और डेट से जुड़ी हुई, कोई भी कैपिटल और डेट से जुड़ी हुई एक्टिविटी वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो कैपिटल और डेट से जुड़ी हुई एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कोई भी एक्टिविटी जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये देखो, कोई भी एक्टिविटी जो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो एक्टिविटी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बचा क्या फिर? क्या बच गया फिर पूरी बैलेंस शीट में? बचा क्या सर? यही तो बचा फिर, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से जुड़ी हुई है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। अच्छा, ये बात। हाँ, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, यहां पे डेटर बोला था ना मैंने, यहां क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जब भी इनसे जुड़ी हुई कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी इनसे जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी होती है, तो वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मेन धंधे से जुड़ी हुई एक्टिविटी। तो आपसे ना जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा, आपने बहुत आराम से सोचना है कि जब मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में सोचना है तो मुझे ये करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी को कंसिडर करना है। बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स कंसिडर करने हैं, वर्किंग कैपिटल। जब मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है तो मुझे सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। हम पूरा क्वेश्चन देख के ना घबरा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन सी एक्टिविटी कहां से जुड़ी हुई है। बहुत सिंपल बता रहा हूं, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी से जुड़ी हुई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग करते समय करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी पर अपना फोकस लगाना है। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो सिर्फ हम फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे। और जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में सोचेंगे तो हम इक्विटी और डेट, लोन और कैपिटल, इसके बारे में सोचेंगे, नथिंग एल्स। जब आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस रखोगे हर क्वेश्चन के ऊपर तो भाई आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी कंफ्यूजन यही रहती है कि एक्टिविटी समझ नहीं आती है। ओके सर एक बार हमारे को लिस्ट दे दोगे ना, अगर आप एक बार हमारे को लिस्ट दे दोगे तो हमारे को ना पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं।
अभी देख ले, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे पास कैश आएगा इनफ्लो और हमारा कैश जाएगा आउटफ्लो। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन धंधा है, खरीदना बेचना, है ना। तो कहां कहां से पैसा आ सकता है, आने का जरिया, सर हमारे को पैसा सेल करके आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। हमारे को सर्विसेज देकर पैसा आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। हमारे को रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अदर रेवेन्यू आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रेवेन्यू। सर हमारे को डेटर से पैसा आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर हमारी एक्रूड इनकम का पैसा हमें रिसीव हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट एसेट से जुड़ी हुई एक्टिविटी, मेन धंधे से रिलेटेड एक्टिविटी, माल बेचने से रिलेटेड एक्टिविटी, पैसा आना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब पैसा जाएगा कहां, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने में पैसा जाएगा, या फिर माल खरीदने से, क्रेडिटर को पेमेंट करने से पैसा जाएगा। तो जब हम कैश पेमेंट करेंगे सप्लायर को, क्रेडिटर को, सामान खरीदने से रिलेटेड, जब हम पेमेंट करेंगे अपने इंप्लॉइज को सैलरी देने से रिलेटेड, जब हम पेमेंट करेंगे कोई इंश्योरेंस एंटरप्राइज के प्रीमियम क्लेम, एन्युटी या अदर पॉलिसी बेनिफिट, इंश्योरेंस भी करा लेते हैं तो ये भी कैश आउटफ्लो ही है। हम टैक्स पे करते हैं, जब माना जाता है कि जो हम टैक्स पे करते हैं वो हम अपने प्रॉफिट पर पे करते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं पता कि हमने जो टैक्स पे किया है वो हमने कौन से वाले प्रॉफिट पर पे किया है, क्या हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट पर पे किया या हमने बिजनेस के टोटल प्रॉफिट पर पे किया, जब हमें कुछ नहीं पता ना, तो जो टैक्स हमने पे किया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो माना जाएगा। लेकिन अगर सवाल हमें बता दे कि हमारे पास एक लैंड थी जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, उस लैंड को हमने 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, 3 साल के बाद हमने उसको 5 करोड़ रुपए में बेच दिया, 4 करोड़ का हमारे को कैपिटल गेन हो गया, इस लैंड पे हुआ, और इस 4 करोड़ के ऊपर हमने 10% का मान लो टैक्स दे दिया, 40 लाख रुपए। अब ये जो 40 लाख का टैक्स हमने दिया है, क्या ये हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दिया है? नहीं सर, ये तो हमने कैपिटल गेन ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट पर दिया है। तो व्हेन यू हैव अ क्लियर डायरेक्शन कि आपने जो टैक्स दिया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट पर दिया है, तो फिर बेटे वो जो टैक्स का पेमेंट आपने किया है, वो जो कैश गया है बिजनेस से बाहर, वो जो कैश आउटफ्लो है वो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है, फिर वो ऑपरेटिंग का नहीं है। लेकिन अगर आपको सवाल बताया कि हमने पूरे साल में 10,000 रुपए का टैक्स दिया, ये नहीं बताया ये टैक्स कौन सी एक्टिविटी का है, तो हमेशा वो टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। तो यहां पर बहुत क्लियरली लिखा है, टैक्स पेमेंट्स या रिफंड्स जब भी होंगे, अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अनलेस हमें पता हो कि वो फाइनेंसिंग का है या इन्वेस्टिंग का है, तब तक हमने उसको ऑपरेटिंग का ही मानना है। अगर बोल दे कि ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग का नहीं है, ये प्रॉफिट इन्वेस्टिंग का है, इन्वेस्टिंग पे आप टैक्स दे रहे हो, तो फिर बेटे वो वाला टैक्स इन्वेस्टिंग का होगा। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो हो गया। सर ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या इनफ्लो होंगे? बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से जहां से भी हमारे पास पैसा आएगा वो सारा इनफ्लो है। जैसे कि अगर हमने कोई एसेट बेचा, मशीनरी बेच दी, प्लांट बेच दिया, लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, वहां से पैसा आया, इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है, हमने किसी को लोन दे रखा था थर्ड पार्टी को, और वो लोन का पैसा हमें वापस आ गया, इनफ्लो इन्वेस्टिंग का। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, वारंट ले रखे थे, किसी के डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, तो वो जब बेचेंगे तो वहां से पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। हमें इंटरेस्ट मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे, हमें डिविडेंड मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे, है ना। किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड मिलेगा, किसी कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करोगे, लोन दोगे कंपनी को, डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही कभी कभी हमने कोई रेंटल इनकम कमा ली, रेंटल इनकम, तो रेंटल इनकम जो है वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही इनफ्लो है, पैसा आ रहा है। ओके सर, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कैसे कैसे होगा? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, भाई तूने फिक्स्ड एसेट खरीदे तो पैसा गया, बेचे थे तो पैसा आया था। तो जब हम फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करेंगे तो कैश जाएगा, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स इन्वेस्ट करेंगे, मान लो मैंने पीडब्ल्यू के शेयर खरीद लिए, तो मेरा तो पैसा जाएगा पीडब्ल्यू के शेयर्स के अंदर, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। ठीक है सर, हमने किसी को लोन दे दिया थर्ड पार्टी को, हाँ जैसे तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मेरे पास आए, कह सर 1 करोड़ रुपए दे दो, बस थोड़े से पैसे चाहिए, मैंने कहा ले ले भाई 1 करोड़ रुपए ले ले, मैंने तुम्हें लोन दे दिया, तो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। ओके, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा।
समझ आ गई बात सर? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी समझा दो तो मजा आ जाएगा। बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? इक्विटी और डेट प्रोफाइल, इक्विटी और डेट से जुड़ी हुई है, ठीक है, कैपिटल और लोन से जुड़ी हुई है। तो पैसा आएगा कब? सर जब हम कैपिटल रेज करेंगे, हमने इक्विटी शेयर इशू किए, पैसा आया, इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, पैसा आया, इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। हमने डिबेंचर इशू किए, पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। हमने लोन लिया, पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। आ रहा है ना पैसा? ओके। तो हम जब लोन लेते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड, हाँ, शेयर इशू करते हैं, ये सारे एक्टिविटीज से हमारे पास पैसा आता है, इनफ्लो। सर इसी का उल्टा कर दें, इसी का उल्टा, मान लो हमने जो लोन लिया हमने वो वापस कर दिया, बैंक को लोन लिया था, बैंक से लिया था, बैंक को वापस कर दिया, आउटफ्लो। सर हमने डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर रिडीम कर दिए, आउटफ्लो। सर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, आउटफ्लो। और इनके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया, आउटफ्लो। हमने डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर को, आउटफ्लो। समझ आ रही है बात? तो पैसा आ रहा है चाहे इक्विटी से चाहे डेट से, और पैसा जा रहा है चाहे कैपिटल का या फिर डेट का, आउटफ्लो। तो बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा कब, जाएगा कब। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा कब, जाएगा कब। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा कब और जाएगा कब। जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी तो मुझे लगता है आप समझ जाओगे कि आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना एक छोटा सा काम है, छोटा सा काम है। ठीक है सर। सर अगर अब आप हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता दो तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो बेटे जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखते हो तो उसके अंदर 3 एक्टिविटीज हैं, 3 जो अभी हमने बात करी है, 3 एक्टिविटीज। पहले ऑपरेटिंग, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे। फिर इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे। फिर फाइनेंसिंग, हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे। तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मेट हम ऐसा सा बनाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर आपके टीचर ने फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट कराया हो, मैं 2 कॉलम बनवाता हूं, टीचर शायद 1 ही कॉलम बनवा रहा होगा, कोई बात नहीं, की फर्क पैंदा है। ओके, सबसे ऊपर लिखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कौन से साल की है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पूरे एक साल की बना रहे हैं, तो साल 2024-25 की कैश फ्लो बना रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर टाइटल आ गया स्टेटमेंट का। इसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को याद करो ऐसे मेरे साथ, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो आपको क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आप शुरुआत करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें प्लस कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। यानी कि हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पर अगर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, इन दैट केस हम शुरू होंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से और उसमें एड बैक कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर हम शुरू होंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से तो हम उसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा करने से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर पहुंच जाओगे, सिंपल। तो या तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू हो जाओ, और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है आपके पास तो फिर आप प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, जो भी आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व होगी, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वहां से शुरू होगे। वो वाला जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। अब उसको बिफोर टैक्स करने के लिए आप उसमें एक चीज ऐड कर दोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। और जब भी आपने ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लेना है, ये नेट ऑफ रिफंड लेना है। यानी कि अगर सरकार को हमने टैक्स पे किया और सरकार ने हमें टैक्स का रिफंड दे दिया, 1000 रुपए पे किए, 100 रुपए का रिफंड आ गया, तो हम नेट टैक्स लेंगे 900 रुपए का। तो हमेशा जो टैक्स लेना है वो नेट ऑफ रिफंड लेना है, नेट ऑफ रिफंड लेना है, ठीक है। इसके बाद हम प्लस माइनस कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्लस माइनस नॉर्मली आपके सिलेबस में माइनस ही करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में दिया होता है इंश्योरेंस का क्लेम आपको रिसीव हुआ है। तो अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव हुआ है तो वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो वो आप यहां पर माइनस कर दोगे। आई बात समझ में?
तो हम कहां से स्टार्ट हुए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है तो हम स्टार्ट होंगे प्रॉफिट एज पर पीएनएल, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। उसमें एक चीज ऐड कर देंगे बिफोर टैक्स बनाने के लिए, विच इज टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जब हमें टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करना है तो हमें याद रखना है कि अगर कोई रिफंड आया था इनकम टैक्स का तो टैक्स मेड नेट ऑफ रिफंड लेना है, नेट ऑफ रिफंड। ठीक है। अगर कोई हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, नॉर्मली एक ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, वो है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। स्टॉक सड़ गया था, इंश्योरेंस ने क्लेम दे दिया आपको, तो अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव का कोई पैसा आया है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उसको आप यहां माइनस कर दोगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में एडेड है, ऑलरेडी वो प्रॉफिट में एडेड है, उसको यहां से हटा दोगे। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद आप दो एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 नॉन कैश आइटम ऑफ पीएनएल एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऑफ पीएनएल। हमारे पीएनएल में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो नॉन कैश हैं, यानी कि उनका कैश से कोई लेना देना नहीं है, ना कैश आता है ना कैश जाता है, लेकिन वो हमारे पीएनएल में एडजस्टेड है। तो अब आपने उसको फिल्टर करना है। कैसे? नॉन कैश आइटम में आती है ट्रांसफर टू रिजर्व या ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। अगर हमने पैसा कोई ट्रांसफर किया है रिजर्व में तो हमारा पीएनएल कम है, वापस इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ट्रांसफर टू रिजर्व। और अगर रिजर्व से पैसा हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया है, रिजर्व से पैसा पीएनएल में ट्रांसफर किया है, तो हमारा पीएनएल ज्यादा है रिजर्व के कारण, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है सर, ये नॉन कैश आइटम है, रिजर्व से पैसा इधर करो, इधर से पैसा उधर करो, इससे तो कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा। डेप्रिसिएशन, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होता, कहीं पर भी कोई कैश नहीं जाता अगर डेप्रिशिएट करते हो अपने एसेट्स को, तो डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक कर देना। ये सारे ऐड हो रहे हैं, नॉन कैश आइटम ऐड कर। फिर अगर आपने गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इनटेंजिबल एसेट राइट ऑफ किए हैं तो ये भी ऐड कर देना। ठीक होगी बात? तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऐड करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस करोगे, नॉर्मली माइनस होती है। उसके बाद आप दो एडजस्टमेंट करोगे, एक नॉन कैश और एक नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश के अंदर कुछ बातें याद रख लो, जैसे कि डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, इनटेंजिबल एसेट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट ऑफ किए ऐड बैक करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड बैक करना है, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व माइनस करना है। आगे याद। इसके बाद अब हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम देखेंगे जो हमारे पीएनएल के अंदर है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फिल्टर करके बाहर निकालना। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उनको फिल्टर करना है। अब अगर कोई आइटम मेरे पीएनएल को कम करके बैठी है, खर्चा, तो मुझे ऐड बैक करना है, और अगर कोई चीज मेरे पीएनएल को बढ़ाकर बैठी है, प्लस इनकम, तो माइनस करना है। जैसे कि मुझे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा वो सारे एक्सपेंसेस जो मेरे पीएनएल के अंदर माइनस हो रखे हैं लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं है। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट पे किया था लोन पर, मैंने इंटरेस्ट पे किया था डिवेंचर पर, मैंने इंटरेस्ट पे किया था बैंक के लोन पर, मैंने इंटरेस्ट पे किया था पब्लिक डिपॉजिट पर, तो सर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाँ, तो ये तो ऑपरेटिंग में आनी नहीं चाहिए। ओके सर, ये ऐड बैक कर दो क्योंकि ये ऑपरेटिंग की नहीं है और हम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐड बैक कर दो। अगर हमने कोई डिविडेंड पे किया है, चाहे बेटे वो इंटरिम डिविडेंड है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड है, चाहे वो इक्विटी डिविडेंड है, चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड है, कोई भी डिविडेंड है, अगर हमने वो पे किया है और वो हमारे पीएनएल में से माइनस हो रखा है, ऑब्वियसली बात होती है पीएनएल आफ्टर टैक्स में से माइनस होता है, तो फिर वो तो ऑपरेटिंग का नहीं है, उसको वापस ऐड बैक कर दो। ओके। अगर हमने कोई प्रीमियम पे किया है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स पर, हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, हमने डिवेंचर रिडीम किया और हमने उसकी रिडेम्पशन पर प्रीमियम पे किया, तो वो प्रीमियम भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, ऑपरेटिंग तो नहीं है, तो ऐड बैक कर दो। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट बेचा और हमें नुकसान हुआ, तो सर वो भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नुकसान है, ऑपरेटिंग का तो नहीं है, तो वो भी ऐड बैक कर दो। तो हम वो सारी चीजें ऐड कर रहे हैं जो हमारे पीएनएल में से माइनस हो रखी हैं लेकिन वो ऑपरेटिंग की नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हमें कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी क्योंकि वो हमारे पीएनएल में ऑलरेडी एडेड हैं पर वो ऑपरेटिंग की नहीं है। जैसे कि हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई, सर वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, ऑपरेटिंग का तो नहीं है, पर वो हमारे पीएनएल में एडेड है, तो माइनस कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दो क्योंकि इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है पर वो हमारे पीएनएल में एडेड है, होनी नहीं चाहिए, बाहर निकाल दो, माइनस। ऐसे ही रेंटल या कोई ऐसी इनकम जो हमारे इन्वेस्टमेंट से आई थी जो हमारे पीएनएल में एडेड है, उसको बाहर निकाल दो। जब आप ये काम कर दोगे तो आप एक वैल्यू पर पहुंचोगे जिसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
बिफोर WCC। अभी आंसर पे नहीं आए, अभी आप पहुंचे हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने हैं। वर्किंग कैपिटल दो ही चीजों से बनते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो अब आपका फोकस सारे करंट एसेट और सारी करंट लायबिलिटी पर होना चाहिए। अब आपको यह देखना है कि क्या पिछले साल से लेकर इस साल में क्या मेरे कोई करंट एसेट बढ़ गया, या मेरा करंट एसेट घट गया, या मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, या मेरी करंट लायबिलिटी घट गई। ये चार मूवमेंट आपको चेक करनी है कि क्या करंट एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। चार मूवमेंट, सारे करंट एसेट्स, सारी करंट लायबिलिटी की। ओके, अगर हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, इफ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो प्लस कर देना, इफ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो माइनस कर देना। उल्टा, अगर करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो माइनस कर देना, और अगर करंट एसेट घट रहे हैं तो प्लस कर देना। ये आप सभी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में करोगे, चाहे वो स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हर चीज के लिए करोगे। लेकिन ना आप ये चीज कैश के लिए करोगे, ना ये चीज आप कैश इक्विवेलेंट के लिए करोगे। सही है? ओके सर। जब आप ये कर लोगे प्लस माइनस, तो आप एक वैल्यू पर पहुंचोगे, वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये कैश फ्लो फाइनल नहीं है। दिस कैश फ्लो इज बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आपको दो एडजस्टमेंट करनी है, एक टैक्स की, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। सर हम क्या करेंगे बेटे, अब हम माइनस करेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या माइनस करेंगे? जितना हमने टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, नेट ऑफ रिफंड। अगर आपने यहां देखा हो तो यहां पर हमने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को प्लस किया है, नेट ऑफ रिफंड। यहां पर हम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर अगर हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहां पर माइनस करी है, इंश्योरेंस क्लेम, तो अब हम यहां पर जाकर प्लस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि वो पैसा आया है। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपका आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बार फिर से देख लो, सिर्फ देख लो। पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है, या फिर आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करके उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स नेट ऑफ रिफंड ऐड कर देना है, मेड वाला। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को प्लस माइनस कर देना है। फिर आप नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट करोगे, सारे प्लस, सिर्फ एक माइनस ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। फिर आप नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की प्लस माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दोगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट्स को लेस कर दोगे। फिर आप पहुंच जाओगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC, क्योंकि आपने सारा प्रॉफिट ऑपरेटिंग का छोड़ दिया, अब सारा फिल्टर कर दिया। इसके बाद चार मूवमेंट करोगे, प्लस माइनस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी की प्लस माइनस। फिर आप पहुंच जाओगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक टैक्स पेड माइनस करोगे, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस करोगे, आई है तो प्लस, माइनस है अगर गई है। फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब हम आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर। दूसरा पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत सिंपल सा काम है। कहां से पैसा आया, इन्वेस्टमेंट, और कहां से पैसा गया, इन्वेस्टमेंट। यही चेक करना है। या फिक्स्ड एसेट, तो अगर मैंने फिक्स्ड एसेट बेचे, इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा आएगा, इनफ्लो। अगर मुझे इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा, पैसा आएगा, इनफ्लो, प्लस करते जाओ। रेंटल इनकम या कोई और इनकम इन्वेस्टमेंट से आई है, प्लस। हमें प्लस कब करनी है? अगर इनफ्लो है तो प्लस, और अगर हमने एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट करी, तो माइनस, क्योंकि ये आउटफ्लो है। तो इनफ्लो का साइन प्लस का है, आउटफ्लो का साइन माइनस का है। जब आप सारे प्लस माइनस कर लोगे तो आपके पास एक नेट आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बड़ा सिंपल है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को देखना है और उनकी इनकम्स को देखना है। फिर आ जाएंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या देखना है? डेट और इक्विटी, बस। तो देखो, जो भी प्लस करने हैं वो इनफ्लो है। कहां से पैसा आया? शेयर इशू करके आया, प्रेफरेंस या इक्विटी इशू करके आया, डिबेंचर इशू करके आया, बैंक से लोन लेकर आया, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा उठाया,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाया, इनफ्लो। और जहां जहां पैसा पे कर दिया, आउटफ्लो। कहां कहां पैसा पे कर दिया? सर हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, हमने डिवेंचर रिडीम कर दिए, हमने लोन रीपे कर दिए, पैसा गया। हमने डिविडेंड पे किया, चाहे इंटरिम, चाहे फाइनल, चाहे इक्विटी, चाहे प्रेफरेंस। और हमने इंटरेस्ट पे किया, चाहे बैंक लोन पर, चाहे डिवेंचर पर, पैसा तो गया। तो आना जाना प्लस माइनस करके आपके पास नेट आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपके पास 3 आंसर आ गए, ए, बी, सी, 3 आंसर आ गए। अब आप तीनों आंसर्स को जोड़ दोगे, तीनों आंसर्स को जोड़ दोगे। अब आप बोलोगे तीनों ए बी सी को जोड़कर हमारा नेट कैश फ्लो क्या है? या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये हमारा नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है। प्लस है तो इनफ्लो, माइनस है तो आउटफ्लो। अब आप इसमें ऐड करोगे प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस करोगे तो आंसर आएगा इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा आंसर होगा और ये आंसर हमारी बैलेंस शीट से मैच करेगा। ये भी ओपनिंग भी हमारे पास होता है, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें मिलेगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट से हमें मिलेगा। एक बात याद रखनी है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, बैंक बैलेंस और कैश, तीनों कैश इक्विवेलेंट है, तो तीनों को लेना है यहां पर। आई बात समझ? इतना सिंपल सा काम है, कर लोगे भाई, कर लोगे। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक है? यहां तक एक बार फिर से आप देख लेना, ये आपका एक फॉर्मेट है, यहां से शुरू होगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। सही है? क्लियर? चलिए अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिफोर वी बिगिन विद दी क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें सीखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि हमने कुछ बोनस शेयर इशू किए हैं, बोनस शेयर, तो बेटे बोनस शेयर फ्री के शेयर होते हैं, बोनस शेयर्स फ्री के शेयर होते हैं जो आपकी रिजर्व का पैसा कैपिटलाइज करते हैं शेयर्स के अंदर। और बोनस शेयर इशू करने से देयर इज नो कैश इनफ्लो, नो कैश आउटफ्लो। यानी कि मान लो आपके 10 लाख रुपए के शेयर्स थे, ठीक है, शेयर कैपिटल था 10 लाख रुपए का। आपने क्या किया, 1:5 की रेशो में बोनस इशू कर दिया, 1:5 की रेशो में बोनस इशू कर दिया। मतलब जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर आपने बोनस में देना है। तो 10 लाख के बदले आपने कितने शेयर कैपिटल बोनस में दिया होगा? 2 लाख। तो 10 लाख से अगर ये 12 लाख हो गया शेयर कैपिटल, 10 लाख से अगर ये 12 लाख हो गया शेयर कैपिटल, तो ये जो 2 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है कैपिटल, ये तो बोनस के कारण इंक्रीज हुआ है। और बोनस शेयर इशू करने से आपका इनफ्लो आउटफ्लो होता नहीं है। सो देयर इज नो इनफ्लो, क्योंकि उस पैसे से शेयर इशू करने से, बोनस शेयर इशू करने से आपको कोई कैश में पैसा रिसीव नहीं होता है। आप अपनी रिजर्व का पैसा ट्रांसफर कर देते हो शेयर कैपिटल में, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोलते हैं इसको। तो अगर 10 से 12 हो गया शेयर कैपिटल, तो ये सारे के सारे क्या हैं? बोनस शेयर्स, क्योंकि आपने हर 5 के बदले 1 शेयर दिया है, तो 10 के बदले 2 शेयर दिए होंगे, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। तो ये तो नो इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन बेटे अगर मान लो 10 से ये शेयर कैपिटल 15 हो गया, अगर मान लो ये 10 से 15 हो गया, तो क्या करोगे? सर 10 से 12 तो बोनस के कारण हुआ, सोचो 10 से 12 तो बोनस के कारण हुआ, बोनस है इसका रीजन। लेकिन 12 से 15 कैसे हो गया? हाउ 12 से 15 कैसे हो गया? तो सर 10 से 12 बोनस है, नो इनफ्लो, छोड़ दो। लेकिन 12 से 15 कैसे हुआ होगा? शेयर इशू करके। तो जो 12 से 15 आपने 3 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, 3 लाख के,
ये है आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ गई बात समझ में? तो बोनस के कारण अगर आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, देयर इज नो इनफ्लो। लेकिन बोनस से बियॉन्ड भी शेयर कैपिटल इशू हुआ है, फिर 10 से 12 तो समझ आता है बोनस के कारण हुआ, लेकिन 12 से 15 कैसे हो गया? तो अगर 12 से 15 वो और इशू हुए हैं कैपिटल 3 लाख का, तो वो आपका 3 लाख आपका कैश इनफ्लो है। 2 लाख का बोनस इज नॉट योर कैश इनफ्लो। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, सर हमारे क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड भी होता है, क्या कीजिएगा इस प्रपोज डिविडेंड का? तो बेटे दो बातें, प्रपोज डिविडेंड जो भी होता है ना, जैसे अगर हम साल 2024-25 का डिविडेंड प्रपोज करेंगे तो वो 25-26 में प्रपोज होता है आफ्टर द ईयर एंड, हाँ, और फिर वो अगले साल ही पे होगा, तो इस साल तो पे होगा ही नहीं। सो इट इज एन इवेंट विच इज आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो प्रपोज डिविडेंड एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, और वो लाइबिलिटी हम कहां शो करते हैं? नोट्स ऑन अकाउंट्स में। लेकिन अब प्रपोज डिविडेंड आपके सवाल में 2 साल के लिए दिया होगा, जैसे कि आपको दिया होगा साल 2024-25 और साल 2023-24। ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। इसका प्रपोज डिविडेंड भी दिया है आपको 1 लाख रुपए, और इसका प्रपोज डिविडेंड भी दिया है आपको 50,000 रुपए। तो क्या करोगे दोनों प्रपोज डिविडेंड का? सुनो बात, जो आपने प्रपोज डिविडेंड इस साल का किया है, करंट ईयर का, लेटेस्ट, अभी जो साल चल रहा है जिसकी आप कैश फ्लो बना रहे हो, तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको बेटे आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो रहा है, 31 मार्च 2025 के बाद हो रहा है, साल के बाद हो रहा है। तो इस प्रपोज डिविडेंड को तो आप इग्नोर कर दोगे, कुछ नहीं करना इसका, इसको करोगे इग्नोर। ठीक है, काट दो ना, काट देना क्वेश्चन में से, हट निकल, काट देना, इसका कुछ नहीं करना। लेकिन जो प्रपोज डिविडेंड आपका पिछले साल का है 1 लाख, इसको आपने आउटफ्लो मानना है, क्योंकि ये पे भी हो गया होगा ना। 23-24 वाला कब पे हुआ होगा? 24-25 में, और 24-25 का ही तो कैश फ्लो निकाल रहे हो तुम। 24-25 का कब पे हुआ होगा? 25-26 में। 25-26 के कैश फ्लो में आएगा ना, 24-25 में तो आएगा नहीं। तो ये वाला जो है प्रपोज डिविडेंड, इसको इग्नोर कर देना। ये वाला जो प्रपोज डिविडेंड है, ये आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, प्लस आप इसको ऐड बैक करोगे, ऐड बैक अपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते समय। तो इसकी दो एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट। एक तो आप ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और एक लेस करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई? तो ये वाला प्रपोज डिविडेंड इग्नोर, पिछले साल वाले प्रपोज डिविडेंड की दो एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, ऑपरेटिंग में प्लस। बोलो फिर से, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक हो गया सर? नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। कभी कभी सवाल में प्रोविजन फॉर टैक्स की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और सवाल में कभी कभी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि आपको लिखा होगा साल 2023-24 और साल 2024-25, और आपके करंट लाइबिलिटी में लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। बस इतनी इंफॉर्मेशन है, 10,000 और 15,000। तो क्या करोगे? आपको सिर्फ ये पता है बैलेंस शीट में ओपनिंग प्रोविजन है 15,000, क्लोजिंग प्रोविजन है 10,000। तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग प्रोविजन है, और कुछ नहीं पता आपको। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन पता है और कुछ नहीं पता। तो बेटे जो आपका ओपनिंग प्रोविजन है, ओपनिंग लास्ट ईयर का, ये 15,000, इसको हम टैक्स पेड मान लेंगे, इसको हम टैक्स पेड मान लेंगे। हम मान लेंगे कि जो पिछले साल का प्रोविजन था वो इस साल पे कर दिया होगा, तो ओपनिंग वाला टैक्स पेड माना जाता है। और क्योंकि ये टैक्स पेड है, तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में, एंड में माइनस करते हैं ना टैक्स पेड, तो लास्ट में माइनस करना है इसको,
तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करना है, सबसे लास्ट में। ठीक है सर। और ये जो क्लोजिंग प्रोविजन है, क्लोजिंग यानी कि करंट ईयर का प्रोविजन, इसको हम प्रोविजन मेड मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रोविजन मेड। सर ये सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, प्रोविजन मेड को हम ऑपरेटिंग में टॉप पे स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही स्टार्टिंग में प्लस करना। ठीक है जी। ओपनिंग क्लोजिंग पता है और कुछ नहीं पता तो ओपनिंग वाला पेड मान लेना है माइनस ऑपरेटिंग में लास्ट में, और क्लोजिंग वाला मेड मान लेना, टॉप पे ऐड कर देना। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग भी है, उसके बाद क्वेश्चन अलग से बता रहा है कि आपने इतना टैक्स पेड किया है, इतना टैक्स मेड किया है, और भी इंफॉर्मेशन है, तो फिर बेटे आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेना। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस मान लो 15,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है। क्वेश्चन आपको बता रहा है क्वेश्चन कि आपने 8,000 रुपए का प्रोविजन बनाया था, मेड 8,000 का है, तो फिर बेटे जो पेड है वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जैसे कि 15 + 8 23 और यहां भी 23 होना चाहिए, 23 - 10 13,000, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अगर आपको वो पेड की वैल्यू दे दे तो फिर मेड वाला बैलेंसिंग से आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें एक और चीज भी होती है, कई बार हम एक्सेस प्रोविजन ट्रांसफर बैक करते हैं, पर मैंने देखा है 12वीं के लेवल पर ऐसा कुछ आया नहीं है, तो इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। वैसे तो एक्सेस प्रोविजन हम राइट बैक भी कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, चलो इसके ऊपर हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, सिंपल। ओपनिंग, क्लोजिंग, मेड, पेड। ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, मेड है तो पेड निकल जाएगा, पेड है तो मेड बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। और सिर्फ जब ओपनिंग क्लोजिंग है तो ओपनिंग को पेड मान लेना, क्लोजिंग को मेड मान लेना। टिंग 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 टिंग, और कुछ करना नहीं है। ओके सर इसके बाद हमारी कुछ अजम्पशंस भी होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हमारी अजम्पशंस भी हैं। क्या अजम्पशन है? अगर हमारे क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट होंगी, नॉन करंट की बात नहीं कर रहा, नॉन करंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है लॉन्ग टर्म, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट है और क्वेश्चन ने हमें कुछ भी नहीं बताया, तो हम उस करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल मान लेंगे, और क्योंकि हमने करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल मान लिया, तो अब ये इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाएगी, इसका WCC नहीं करना है, अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगी। क्या बोला मैंने? करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग क्लोजिंग, और कुछ नहीं बताया, तो आप लिखोगे कि मैंने माना है, आई हैव एज्यूम्ड दैट द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर मार्केटेबल इन नेचर। और जो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होती है वो तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है, तो फिर आप इस करंट इन्वेस्टमेंट जो कि मार्केटेबल मान ली, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लोगे। अब आप इसका WCC नहीं करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं करोगे इसका। ठीक है। और अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट बता दे कि ये नॉन मार्केटेबल है, बता दे, फिर WCC करोगे। समझ आई? नहीं सर, अगर बेटे करंट इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल मान लें, मार्केटेबल, तो फिर बेटे ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को नॉन मार्केटेबल मान ले, ये तभी मानना नॉन मार्केटेबल अगर क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज ऑलवेज मार्केटेबल, ऑलवेज। तो फिर इसको कैश कैश इक्विवेलेंट नहीं मानना, फिर इसका वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है, फिर इसका वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है, देखना है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई कि घट गई। अगर बढ़ गई तो माइनस कर देना वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, और अगर घट गई तो प्लस कर देना। ओके। सेकंड बेटे, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर आपको कैश क्रेडिट CC दिया हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल लिमिट, CC,
कैश क्रेडिट, अगर ऐसी कोई चीज लिखी हो, नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा आपने बोरोविंग्स का पार्ट मानना है, हमेशा उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानना है, इवन दो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी। चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लाइबिलिटी है बिकॉज इट इज पेबल ऑन डिमांड, तो वो करंट लाइबिलिटी है, चाहे वो करंट लाइबिलिटी है, फिर भी आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है। करंट लाइबिलिटी मान के उसका WCC मत करने बैठ जाना, उसका WCC नहीं करना है, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानना है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब अगर ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो इनफ्लो फाइनेंसिंग का, और अगर ओवरड्राफ्ट घट गया तो आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। आपने उसको WCC नहीं करना है। यहां तक सब क्लियर है सर? हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को सब समझ आ गया है। अब एक काम करते हैं, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। अच्छा सर, बेटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप निकालोगे अपने रजिस्टर, हाथ में पकड़ोगे पेन, कैलकुलेटर आपके पास होना नहीं चाहिए, फटाफट से निकाल लो कॉपी पेन, और हम अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो भाई सर, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, ठीक है? वो कहते ना भाई पहले तो आपको घबराना नहीं है ना, पहले आपको घबराना नहीं है, आपको सीधा एक फॉर्मेट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो हम क्वेश्चन में देखेंगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है जी? बना लिया फॉर्मेट? बना लो। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन। बेटे मैं क्वेश्चन ना अलग से स्लाइड पर लेके आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, और ना मैं थोड़ा सा ऐसा टीचर हूं कि मेरे से मेहनत थोड़ी कम होती है स्लाइड के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल अलग से एक शीट पर ले आया, ताकि थोड़ी सुविधा रहे सॉल्व करने की। नहीं तो वो बोर्ड के ऊपर ही आगे पीछे चलता रहता है, वो मेरे से होता नहीं है। सो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है सर? मैनेज कर लेंगे। देखो जी, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, आपसे पूछा है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है? बना लेंगे। ये साल दे रखा है 2022 ईयर एंडेड, ये साल ईयर एंडेड है 2023, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर रेलिवेंट ईयर है, ये लास्ट ईयर है, ये वाला साल है। तो हमें कैश फ्लो कब का बनाना है? 22-23 का। तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 का कैश फ्लो बनाना है, ठीक है? बेटे कैश फ्लो की स्टार्टिंग कैसे होती है? कैश फ्लो की स्टार्टिंग होती है पॉइंट नंबर ए से। लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारी पहली एक्टिविटी है। ओके, अब एक बार पहले सवाल पढ़ लेना, पहले सवाल को पूरा पढ़ लेना टॉप टू बॉटम, और उसको अपने दिमाग में रिटेन कर लेना कि क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि शेयर कैपिटल पहले भी 80 था, अभी भी 80 है, ना बढ़ा ना घटा, कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। रिजर्व एंड सरप्लस, पॉइंट नंबर 1 पे जाकर हम चेक कर लेंगे कि ये 50,000 का डिफरेंस किस चीज का है, ये होगा हमारा प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, साल की शुरुआत में 75,000 की थी, साल के एंड में आते आते 0 हो गई, इसका मतलब हमने बोरोविंग्स पे कर दी होंगी। कब पे करी? क्या साल की शुरुआत में पे करी या साल के एंड में पे करी? पता नहीं, सवाल बताएगा तो ठीक है, नहीं तो अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि हमने बोरोविंग साल की शुरुआत में पे कर दी कि साल के एंड में पे कर दी। शॉर्ट टर्म बोरोविंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, करंट लाइबिलिटी में दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी आपको बताया बैंक ओवरड्राफ्ट चाहे करंट लाइबिलिटी में है, लेकिन हमने उसको फाइनेंसिंग में ही मानना है। तो इसका मतलब 37 से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट 25 आ गया, 12,000 कम हो गया, तो ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है। उसके बाद ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ट्रेड पेबल का तो WCC करेंगे, क्योंकि करंट लाइबिलिटी करंट एसेट का WCC करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखना पड़ेगा ये कौन सा है, क्या ये टैक्स का प्रोविजन है, अभी देख लेंगे पॉइंट नंबर 2 में। फिर आते हैं नॉन करंट एसेट्स पे। एक है प्लांट एंड मशीनरी, स्टार्टिंग में 1.5 लाख की थी, अब 90,000 की हो गई। कम कैसे हो गई? 2 कारण हो सकते हैं कम होने के, या तो डेप्रिशिएट हो गई या हमने सेल कर दी। अगर क्वेश्चन बता देगा कि हमने सेल करी है तो हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, और अगर क्वेश्चन बता दे हमने डेप्रिशिएट करी है तो हम सेल मान लेंगे बाकी की। कुछ नहीं बताएगा तो फिर डेप्रिसिएशन। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का WCC,
और जो लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हमारा लास्ट का पार्ट है। पॉइंट नंबर 1 में लिखता है कि हमारे पास बैलेंस है पीएनएल का 30 और अब हो गया 80, तो इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 50,000 बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स ही दे रखा है हमारे को ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ें तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो हमारे को ये बता सके कि हमने कितना टैक्स पे किया है, कितना मेड। तो हम ओपनिंग को पेड मान लेंगे, क्लोजिंग को मेड मान लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास डेटर और बीआर दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम इसका डब्ल्यूसीसी कर लेंगे। नीचे हमारे को इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि प्रपोज डिविडेंड साल 2022-23 का 30,000 था और साल 2021-22 का 20,000 है। तो एक प्रपोज डिविडेंड हमारा इस साल का है जिसको हम इग्नोर करेंगे, बड़ा बड़ा इग्नोर, और एक हमारा पिछले साल का है जिसको हम फाइनेंसिंग का आउटफ्लो मान के ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। फिर हमें दे रखी है डेप्रिसिएशन 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी पर, तो बता दिया सारा कुछ। पूरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में छप गया, हमें पता चल गया कि यार अच्छा ये सारा क्वेश्चन पढ़ के हमारे को सारी चीजें समझ तो आती हैं, अब सिर्फ सॉल्व भी तो करना रह गया। सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें स्टार्ट करना होता है बैलेंस एज पर पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और ये जो बैलेंस आएगा ये ऑब्वियस सी बात है आफ्टर टैक्स आएगा, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स चल रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 30 से 80 पहुंच गया, 50,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है एज पर पीएनएल अकाउंट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर पीएनएल अकाउंट 50,000, 30 से 80 हो गया, तो इसका मतलब 50,000। उसके बाद हमने टैक्स पुराना वाला क्या मानना है, 12,000 पेड, वो तो नीचे जाके माइनस होगा। 15,000 क्या मानना पड़ेगा, मेड प्लस होगा। तो अब हम लिखेंगे एड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड 15,000, ओके। उसके बाद उसने बोला था डेप्रिसिएशन और प्रपोज डिविडेंड, ये डेप्रिसिएशन भी पीएनएल की आइटम है, नॉन कैश, एड बैक कर देंगे, और प्रपोज डिविडेंड भी पीएनएल की आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग, एड बैक कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सर हम ये वाला प्रपोज डिविडेंड लेंगे नहीं, इसको करेंगे इग्नोर, इसको तो छोड़ देंगे करंट ईयर का, और जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है इसको पेड मान लेंगे, तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। तो अब हमारे को ऑपरेटिंग की दो आइटम पता चल गई, डेप्रिसिएशन को प्लस करना है और प्रपोज डिविडेंड पेड 20,000 प्लस करना है। तो अब हम दो काम करेंगे, एड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये नॉन कैश आइटम है, और एड प्रपोज्ड डिविडेंड पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, लास्ट ईयर का 20,000। ठीक हो गया। अब एक बार देख लो फिर से, स्टार्टिंग पॉइंट 50,000, प्रोविजन मेड ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का ले लिया, ऐड कर दिया, ये पिछले साल इस साल का प्रपोज डिविडेंड इग्नोर कर दिया। ओके, अब रह क्या गया इसके अंदर, एक तो टैक्स पेड रह गया, वो बाद में माइनस करेंगे, एक डेटर और बीआर का वर्किंग कैपिटल चेंजेस रह गया, बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं, मतलब ऊपर यहां पर स्टार्टिंग से शुरू हो जाना, शुरू से खेलना है। 80-80 शेयर कैपिटल, कोई चेंज नहीं है। आगे चलो, रिजर्व का पॉइंट नंबर 1 हम कंसिडर कर चुके हैं। आगे चलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने 75,000 का लोन ले रखा था साल की शुरुआत में, और इस साल 0 हो गया। इसका मतलब हमने ये लॉन्ग टर्म लोन पे ऑफ कर दिया। कब किया पे ऑफ? सर सवाल ने तो बताया ही नहीं हमारे को कि हमने ये कब पे किया, हमें नहीं पता, बताया ही नहीं सवाल ने। बेटे अब हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर हम ये अजम्पशन ले लें कि ये 75,000 का 75,000 हमने साल की शुरुआत में ही पे कर दिया, तो हम फिर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे 10%। और अगर हम ये अजम्पशन ले लें कि हमने ये 75,000 साल के एंड में पे किया, तो फिर पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
दो ही अजम्पशंस है तेरे पास, आइदर द लोन इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और इट इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर मानेंगे नो इंटरेस्ट, कोई चक्कर नहीं है इंटरेस्ट का, और अगर एंड ऑफ द ईयर मानेंगे तो फुल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या माने, इजी क्या है सर? इजी तो एट द बिगिनिंग है। तो हम एक अजम्पशन ले लेंगे, सर अजम्पशन कहां लिखोगे बेटे? यहां लिख दूं अजम्पशन? अजम्पशन पेपर में लिख के आनी है, अगर नहीं लिख के आओगे तो बेटे आपका नंबर कटेगा एक। assumed that long term borrowings of 75,000 had been paid at the beginning of the year, therefore no interest was paid। सिंपल हो गया, कहानी ही खत्म हो गई सारी की सारी। हमने मान लिया कि 75,000 का लोन हमने साल की शुरुआत में पे कर दिया, तो हमने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया। आप मान लोगे कि अगर साल के एंड में पे किया है फिर 7500 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से। ठीक हो गया? ओके है सर। आगे चलो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अभी तो हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं, छोड़ दो। ट्रेड पेबल की हम WCC करेंगे, देख लेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स की बात हमने कर ली है। प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने डेप्रिसिएशन ले ली है, तो बाकी फिर क्या है, सेल, बाद में देखेंगे। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल की अब हमारे को WCC करनी है, खत्म होगी ना बात। इसका मतलब अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिफोर WCC। आप इसको प्लस माइनस करके बताओ ये कितना आता है। सारे प्लस के ही है ना, सारे प्लस है। 50 + 15 + 10 + 20 95,000। अब आपको WCC करना है। WCC करते किसका है? WCC करते हैं हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। तो सबसे पहले हमारे पास करंट लायबिलिटी है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट को तो मानना ही नहीं है करंट लायबिलिटी, वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट मानना है, छोड़ दो। ट्रेड पेबल 46,000 के तुम्हारे क्रेडिटर थे जो बढ़कर 90 के हो गए। कितने बढ़ गए? 44,000 बढ़ गए। तो जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड करते हैं, तो अब हम यहां लिखेंगे प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितने बढ़ गए? 44,000, तो प्लस कर देंगे। ओके। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को नहीं लेना फिर से, वो तो टैक्स है ना, छोड़ दो। करंट एसेट में इन्वेंट्री 80,000 की इन्वेंट्री 1,20,000 की हो गई, तो इन्वेंट्री बढ़ गई। करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 40,000, माइनस को बेटे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, ठीक है। 80 से 120 हो गई तो 40 बढ़ गई तो माइनस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल पॉइंट नंबर 3 में था, तो पॉइंट नंबर 3 पे जाओ। डेटर 30 से 56 हो गए, डेटर बढ़ गए तो माइनस करेंगे 26,000, तो सेम माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 26,000। बिल रिसीवेबल कम हो गए 15 से 11, तो जब कम होते हैं तो प्लस 4,000 रुपए बिल रिसीवेबल कम हो गए तो प्लस। ऐसा करने से अब आपके पास जो एक आंसर आएगा वो होगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ही नहीं सवाल में, तो फिर बिफोर टैक्स आ गया आंसर आपका। 95,000 में प्लस हो गया 44, माइनस हो गया 40, माइनस 26 प्लस हो गया 4,000, 77,000। ठीक है। अब आपने टैक्स पे किया था, है ना, ये 12,000 हमने टैक्स पे किया था, तो अब हम इसमें से माइनस कर देंगे
टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। 15 ऊपर प्लस किया था, ये देखो 15 यहां प्लस किया, 10 यहां पेड मान लेंगे, 10 नहीं 12, तो 12,000 इसमें से माइनस कर देंगे। अब जो हमारा आंसर आएगा 77 माइनस 12,000 65,000, ये हमारा बेटे फाइनल आंसर है। नेट कैश पॉजिटिव है 65, जो हम बाहर लिखेंगे, बाहर वाले कॉलम में। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा एक आंसर आ गया 65। ओके, यस सर। सर अब हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज को देखना है, वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। सोचो जरा प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, सोचो जरा। उसने बोला था कि 1,50,000 की हमारी मशीनरी थी, इसमें से 10,000 रुपए की तो डेप्रीसिएशन लग गई। तो बेटे अगर 150 में 10,000 रुपए की डेप्रीसिएशन लग गई तो बची कितनी मशीनरी? सर बची हमारी 1,40 की। पर सर हमारे को तो 90 दिख रही है, ये 1,40 बचनी चाहिए थी, पर हमारे को तो 90 दिख रही है, तो 50,000 की कहां चली गई? बेटे बेच दी। 50,000 की कहां चली गई? ये 140 से 90 कैसे हो गया? सर 50,000 की हमने सेल कर दी होगी, और मान लेंगे कि सेल नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, क्योंकि बताया तो है नहीं, तो 50,000 की हम सेल मान लेंगे, सेल। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि हम पता ही नहीं कर सकते ना प्रॉफिट लॉस कितना है, 50,000। और कुछ है क्या? और कुछ है? बस उसने यही बोला था कि डेप्रिसिएशन ही है 10,000 की, और तो कुछ बोला ही नहीं है उसने, और हमारे पास कुछ है भी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब सर यही हमारा आंसर होना चाहिए। करेक्ट, तो यही हमारा आंसर है, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यही हमारा आंसर हो गया 50,000। अब हम आएंगे तीसरे आंसर पर, सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बेटे हमें क्या क्या देखना होता है? डेट और इक्विटी। आ जाओ वापस। शेयर कैपिटल पहले भी 80 था, शेयर कैपिटल अभी भी 80 है, शेयर कैपिटल में कोई चेंज है ही नहीं, कोई चेंज नहीं है शेयर कैपिटल में, तो इसका मतलब छोड़ दो। लोन 75 का लोन हमने पे कर दिया था, आउटफ्लो। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 75,000, ये माइनस में आएंगी क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं इन आउटफ्लो। ओके, इंटरेस्ट हमने दिया ही नहीं था, छोड़ो। बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट 37 से 25 हो गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमने कम कर दिया, पे कर दिया ना बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपए का, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। खत्म हो गई बात। एक चीज नीचे थी हमारे पास, प्रपोज डिविडेंड। इस साल का प्रपोज डिविडेंड इग्नोर था, पिछले साल का जो हमने प्रपोज डिविडेंड पे किया था पिछले साल का 20,000, ये हमारा आउटफ्लो है। तो पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 20,000, ये हमारा आउटफ्लो है, और कुछ है नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सारा ही माइनस में है, तो नेट कैश आउटफ्लो या यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा? 75 प्लस 12 प्लस 20 107 माइनस में। तो 3 आंसर आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर डी, नेट कैश फ्लोज
फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, यानी कि ए, बी और सी तीनों को जोड़ दो। ए का आंसर आया था 65,000 पॉजिटिव, बी का आंसर आया था 50,000 पॉजिटिव और सी आंसर आया 1,07,000 नेगेटिव। तो नेट आंसर आ गया हमारा 8,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश कितना है देखो, ओपनिंग कैश है सर 5,000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 + 5 13,000। ये क्या है 13,000 सर, ये है इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 13,000 और ये 5,000 ये दोनों ही हमारे को यहां पर दे रखे होते हैं, तो आंसर तो हमारे पास पहले से ही होता है। नेट कैश फ्लो कितना आना चाहिए था, 5 से 13 कैसे हो गया सर, 8,000 का नेट कैश पॉजिटिव आना चाहिए था, वही आया है तेरा नेट कैश। तो यू ऑलरेडी हैव द आंसर इन द क्वेश्चन। ओपनिंग आपको दे रखा होता है, क्लोजिंग आपको दे रखा होता है, दोनों का डिफरेंस आपका नेट आंसर बनना चाहिए था, वही नेट आंसर आपका 8,000 रुपए बन रहा था। खत्म। ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आया मजा? ठीक है जी, ओके सर, ऐसा मजा हम एक और बार लेना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा मजा एक और बार लेना चाहते हो तो आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हाँ जी सर, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आ जाओ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, सर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉयड लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 22 है, ये 31/3/23 है, इसका मतलब हमारे को कैश फ्लो बनानी है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, ओके। सबसे पहले आता है सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे आप एक बार रिवाइज कर लो इसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे पास शेयर कैपिटल है, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेना, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, देख लेंगे क्यों बढ़ा। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रही है, देख लेंगे पीएनएल है कि नहीं, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, देख लेंगे क्यों बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, देख लेंगे क्यों बढ़ रही है। सर सारा कुछ बाद में ही देखेंगे? हाँ बेटे देखेंगे। ट्रेड पेबल का WCC करेंगे, कोई चिंता नहीं अपने को। ये कौन सा प्रोविजन है, देख लेंगे। कौन सा प्लांट एंड इक्विपमेंट है, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे। टेंजिबल एसेट्स नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे को दे रखी है, बढ़ गई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी, परचेज। फिर रिसीवेबल है पॉइंट नंबर 7 में, ये रिसीवेबल और उसका प्रोविजन होगा। और हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, नीचे अब हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं। हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या है, इक्विटी जो कि इंक्रीज हो गया, प्रेफरेंस जो कि डिक्रीज हो गया। तो इक्विटी इंक्रीज हो रहा है इनफ्लो, प्रेफरेंस डिक्रीज हो रहा है आउटफ्लो। रिजर्व एंड सरप्लस का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, डिफरेंस एज पर पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, जो डिफरेंस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर थे जो कि डिबेंचर प्लस हो गए, इसका मतलब हमने डिबेंचर इशू किए हैं। कब किए हैं सवाल बताएगा, नहीं बताएगा तो हम एजम्पशन ले लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में कैश क्रेडिट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी याद रखना है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग, मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हम देख लेंगे इसको भी क्या करना है। डेटर माइनस प्रोविजन है, ओके। क्वेश्चन ने हमें बताया कि जो प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम किए हैं वो 31 मार्च को किए हैं 10% के प्रीमियम पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमने प्रीमियम पे रिडीम किया 31 मार्च को। ठीक है, डिविडेंड हमने 12% इक्विटी पर पे किया है पूरे साल का,
तो इक्विटी पर पूरे साल का हमने डिविडेंड पे किया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इक्विटी का डिविडेंड पे कर रहे हैं तो इसका मतलब सर पहले हम लोन का इंटरेस्ट भी देंगे और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी देंगे। क्वेश्चन बोले ना बोले, हमें पता है इक्विटी को डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रेफरेंस को मिल चुका हो, प्रेफरेंस को डिविडेंड तभी मिलता है जब टैक्स पे हो चुका हो, टैक्स पे तभी होता है लास्ट में जब इंटरेस्ट पे हो चुका हो। ऑर्डर तो वही है ना, इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस, इक्विटी, डिविडेंड, ठीक है। और फिर कहते हैं डिवेंचर हमने जो इशू किए हैं वो 1/4/2022 को किए। सर घूम गया सर, हमारा सर घूम गया, कोई बात नहीं, आ जाओ। सबसे पहले चलते हैं बैलेंस एज पर पीएनएल। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 287,500 माइनस 126,500, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 161,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर पीएनएल अकाउंट 1,61,000। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना होता है, मेड वाला। हमने कितना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किया है, हमें सर इसने बताया ही नहीं ना, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। तो जो क्लोजिंग है वो मेड है, ओपनिंग पेड है, तो 20,700 हमारा मेड है, प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से खेलेंगे, स्टार्टिंग से, हमेशा स्टार्टिंग से खेलना है, फ्लो हमेशा स्टार्टिंग से, टॉप से। शेयर कैपिटल, बेटे ये जो शेयर कैपिटल बड़ा है ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, छोड़ देते हैं। ये जो प्रेफरेंस रिडीम हुआ फाइनेंसिंग का पार्ट है, लेकिन प्रेफरेंस को रिडीम किया था एट अ प्रीमियम, हमने प्रेफरेंस पे प्रीमियम पे किया था, है ना। पहले तो ये बताओ हमने कितने प्रेफरेंस पे किए। सर 2,30,000 के प्रेफरेंस थे, 172,500 के रह गए, इसका मतलब हमने 57,500 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए। और क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए वो एट अ प्रीमियम ऑफ 10% है। तो अगर 57,500 के हमने प्रीमियम प्रेफरेंस रिडीम किए हैं तो इसका 10% 5,750 हमने प्रीमियम पे किया होगा। बेटे जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो प्रीमियम हमारे पीएनएल में एडजस्ट हो गया है, लेकिन क्योंकि ये प्रेफरेंस से रिलेटेड है, ये फाइनेंसिंग का प्रीमियम है, तो ये ऑपरेटिंग का नहीं है, तो इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। 5,750 ऐड प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, 57,500 का 10%, 5,750, ठीक है। वापिस चलो, वापिस पीएनएल हम ले चुके हैं। अब आ जाओ डिवेंचर पे। डिवेंचर हमने इशू कब किए हैं, उसने बताया कि जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं वो साल की शुरुआत में ही कर दिए थे। तो बेटे अगर साल की शुरुआत में ही हमने डिवेंचर इशू कर दिए थे तो डिवेंचर पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट दिया होगा, करेक्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट दिया होगा, और 12% इंटरेस्ट का रेट है, तो इसका मतलब हमने 12% इंटरेस्ट दिया होगा पूरे डिवेंचर पर। तो 2,30,000 का 12%, 27,600 हमने इंटरेस्ट पे किया होगा डिवेंचर का, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। 27,600 कैसे आया ये, 2,30,000 का 12%, यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। ओके, वापस चलो। सीसी बढ़ गई, तो सर सीसी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग में तो इसका कुछ है नहीं, इंटरेस्ट का रेट हमें दे नहीं रखा, छोड़ दो। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात हम कर चुके हैं। अब आ जाओ मशीनरी पे। मशीनरी, कोई मशीनरी खरीदी नहीं, कोई मशीनरी बेची नहीं, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सिंपल अब मशीनरी को एनालाइज करो। ये मशीनरी बढ़ कैसे गई, इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है हमारे पास, ये मशीनरी बढ़ कैसे गई। सर बढ़ गई क्योंकि हमने परचेज करी होगी, और तो कोई कारण ही नहीं है बढ़ने का। तो मशीनरी बढ़ने से आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग का, ऑपरेटिंग का तो कुछ नहीं है,
अभी बाद में देखेंगे इसको। लेकिन बेटा ये डेप्रिसिएशन कैसे बढ़ गई? डेप्रिसिएशन 172 500 हो गई, जबकि 115 थी, तो 57,500 डेप्रिसिएशन हमने लगाई होगी। बढ़ गई ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गई, तो इसका मतलब हमने 57,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है। नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 57,500 एड बैक कर दी। ओके, डेटर और प्रोविजन की बात हम WCC में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, छोड़ दो। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम किया था प्रीमियम पे, ओके, बात हो चुकी है। डिबेंचर हमने इशू किए थे साल की शुरुआत में, हो चुकी है बात। डिविडेंड हम इक्विटी का पे कर रहे हैं बेटे, अगर हम डिविडेंड इक्विटी का पे कर रहे हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रेफरेंस का भी पे करो, सवाल बोले ना बोले। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंटरेस्ट भी पे करो। तो क्या हमने इंटरेस्ट डिवेंचर का पे कर दिया? हां सर, लेकिन सर हमने डिविडेंड नहीं पे किया प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी आना चाहिए, और डिविडेंड जो इक्विटी को पे करेंगे वो भी आना चाहिए। ओके, प्रेफरेंस हमने रिडीम किया साल के एंड में, तो इसका मतलब डिविडेंड जब हम देंगे तो पूरे प्रेफरेंस पर देंगे, पूरे, तो 15% देंगे हम 2,30,000 पे, पूरे पे देंगे 15%, 2,30,000 पे। तो 2,30,000 का 15% 34,500 एड बैक। अब आते हैं इक्विटी पर। इक्विटी को डिविडेंड हमने किस साल का दिया? इक्विटी को हमने डिविडेंड दिया साल 22-23 का, ठीक है। तो इक्विटी को अब हम डिविडेंड किस पर दें? क्योंकि क्या क्वेश्चन ने हमें बताया कि हमने इक्विटी शेयर कब इशू किए हैं? बताया ही नहीं। तो अब हम अजम्पशन लेनी पड़ेगी, हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमने ये इक्विटी कब इशू की है। अगर ये इक्विटी हमने साल की शुरुआत में इशू की है तो फिर तो डिविडेंड सिर्फ 2.30 पर मिलेगा, फिर तो डिविडेंड सारे पर मिलेगा। और अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हमने ये इक्विटी शेयर साल के एंड में इशू किए हैं तो फिर डिविडेंड मिलेगा सिर्फ 2.30 पर। तो हमें फिर से एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। लिखो जी अजम्पशन, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है यहां पर। अजम्पशन, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना इक्विटी इशू किया हमने? सर 402,500 हो गया, जबकि पहले 2,30,000 था, तो 172,500 का हमने इक्विटी इशू किया। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ दिस इज एज्यूम्ड टू बी इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने ये मान लिया। देयरफॉर जो हम इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे वो हम 2,30,000 ओपनिंग बैलेंस पर ही पे करेंगे, सारे पे नहीं पे करेंगे। ओके, और कितना पे करेंगे? 12%। तो 12% हम पे करेंगे 2,30,000 पे, 27,600। अब ये जो 27,600 का हमने डिविडेंड पे किया है, 2,30,000 का 12%, 27,600, ये भी एड बैक कर देंगे। अब देखो इक्विटी डिविडेंड भी हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो गया, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी हो गया, टैक्स भी हो गया, सारे हो गए, ठीक है। ऑल राइट, ये सारी बातें खत्म। हाँ, अब ऊपर चलते हैं। तो शेयर हो गया, रिजर्व हो गया, बोरोइंग्स हो गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम बाद में देखेंगे, ट्रेड पेबल का WCC करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी ही है, बेची तो है नहीं, प्रॉफिट लॉस है नहीं, छठो परे, ट्रेड रिसीवेबल का हम WCC करेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास अब आंसर आया है वो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताओ कितना आया? सारे प्लस है ना?
हाँ सारे प्लस, 161 प्लस 20,700, 5750, 27,600, 57,500, 34,500, 27,600, 334650। अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए हमारे को सिर्फ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी देखनी है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट सीसी है, वो तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, उसको छोड़ दो। ट्रेड पेबल 95,450 के क्रेडिटर थे जो कि 17,250 के रह गए, तो कम हो गए क्रेडिटर 78,200, तो हम माइनस कर देंगे। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 78,200 माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को बेटे लेना नहीं है क्योंकि वो टैक्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल पॉइंट नंबर 7 में दे रखे थे। अब या तो आप रिसीवेबल को नेट में कर लो या आप रिसीवेबल को और प्रोविजन को अलग अलग कर लो। मैं प्रोविजन और डेटर को अलग अलग करता नहीं हूं, मैं एक ही बार में नेट कर देता हूं। बुक एंट्री तो है वो, और तो कुछ है नहीं उसमें, कैश का आउटफ्लो इनफ्लो तो है नहीं। तो 80,500 के नेट हमारे डेटर थे जो कि 56,350 के हो गए, तो 24,150 रुपए के डेटर कम हुए हैं। तो प्लस डिक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, मैंने प्रोविजन को भी इसी के अंदर कर दिया, 24,150। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है, खत्म। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 334650 माइनस 78,200 प्लस 24,150, 28,600। ये है कैश फ्लो बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर मेड होता है, यहां पर पेड होता है। कितना हमने टैक्स पे किया होगा? टैक्स हमने पे किया होगा 12,650 ओपनिंग वाला। तो हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा 26,7,950 नेट कैश इनफ्लो। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा पहला आंसर आ गया 26,7,950। ठीक है, ओके। अब सर हम आगे चलेंगे और अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें देखनी है फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। यहां पर देखो फिक्स्ड एसेट, हमने मशीनरी खरीदी ना, 816 की थी, 1161 की हो गई, तो 1161,500 की हो गई, जबकि 816,500 की थी। तो इसका मतलब 3,45,000 की हमने मशीनरी परचेज करी है। परचेज करेंगे तो भाई पैसा तो जाएगा, तो आउटफ्लो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,45,000 आउटफ्लो आ गया। इसके बाद हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ढंग से देखा हो, ये देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ गई। इसका मतलब परचेज करी होगी 57,500 माइनस 34,500, इसका मतलब 23,000 रुपए की हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी परचेज करी है। तो परचेज ऑफ NCI नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 23,000। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में और कुछ है नहीं। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा 368,000 नेगेटिव, मतलब नेट कैश यूज्ड या फिर आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
सर अब हम निकालेंगे पॉइंट नंबर सी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से। सारी गेम यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की ही चल रही है, आराम से देखना, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले हमने इक्विटी को देखा था, हमने कहा था जी इक्विटी 402 500 कैसे हो गया 230 से, हमने इक्विटी इशू किए थे, तो 172 500 का इक्विटी इशू किया, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आया 172 500, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम किए थे, याद है आपको, प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम किए थे 2,30,000 से 172 500 के हो गए, 57 500 के हमने प्रेफरेंस रिडीम किए थे। लेकिन जब हमने प्रेफरेंस को रिडीम किया था तो क्वेश्चन ने कहा था कि प्रेफरेंस को रिडीम किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो हमने 10% ज्यादा रिडेम्पशन करी है, तो इसका मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, भाई 57 500 तो हमने पे करना ही था, प्लस हमने 5750 का प्रीमियम भी तो पे किया था, तो इसका मतलब 63250 हमारे आउटफ्लो हुआ, ठीक है। वापिस आओ, इक्विटी प्रेफरेंस हो गया। डिवेंचर, हमने डिवेंचर भी इशू किए, 2,30,000 हो गए जबकि 143,750 थे, तो डिवेंचर भी इशू हुए, डिवेंचर से भी पैसा आया, इशू ऑफ डिवेंचर्स 86,250, डिवेंचर से भी पैसा आया, तो तीनों हो गए इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर्स। उसके बाद ये जो कैश क्रेडिट है 4,000 से 10,000, कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ गया, इनफ्लो, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट 10 हो गया ना 4 से, तो इनफ्लो, ओके, ये हो गया सारा। अब आपने प्रेफरेंस का डिविडेंड भी पे किया था, आउटफ्लो, इक्विटी का डिविडेंड भी पे किया था, आउटफ्लो, इंटरेस्ट पे किया था डिवेंचर पर, आउटफ्लो, तीनों कैलकुलेटेड है आपके पास, ये देखो तीनों कैलकुलेटेड है। आपने 27,600 का इंटरेस्ट पे किया था, प्रेफरेंस का डिविडेंड 34,500 और इक्विटी का डिविडेंड आपने पे किया था 27,600, ये तीनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये आउटफ्लो है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कॉमा इक्विटी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, अदरवाइज आप अलग अलग लाइन में लिख देना, ठीक है। हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है 34,500, ये माइनस हो रहे हैं सारे, ठीक है। और हमने इक्विटी डिविडेंड पे किया है 27,600 और इंटरेस्ट पे किया 27,600, तो दोनों 27,600 27,600, तो टोटल हमने सारा कुछ मिलाकर 27,600 27,600 34,500 सारा मिलाकर हमने 89,700 के इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किया है, आउटफ्लो। आप अलग अलग लिख देना, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने ऐसा किया, ओके हो गया। और कुछ बचा क्या, प्रेफरेंस की हमने प्रीमियम भी दे दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट सब कुछ दे दिया, खत्म होगी बात, मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा नहीं है। इसका मतलब अब हमारा एक आंसर आएगा 172 500 माइनस 63,250 प्लस 86,250 प्लस 6,000 माइनस 89,700 111,800 पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर डी में नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज
मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है 267950 ऑपरेटिंग, माइनस 368,000 इन्वेस्टिंग, प्लस 118,500, तो 18,450, 18,450। ठीक है, क्या कुछ रह गया? एक सेकंड रुको। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई, प्रोविजन, टैक्स पेड हमने माइनस कर लिया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने कर लिया। प्रेफरेंस का डिविडेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ सी नहीं लग रही? 172,500 माइनस 63,250 प्लस 86,250 प्लस 6,000 माइनस 89,700, 111,800, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ठीक है, 267,950, यही है क्या आंसर? ठीक है, 368, हाँ ठीक तो है, सही तो है। ठीक है, ऐसी कंफ्यूजन आ गई। ओके, ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 25,850। पर ये बनेगा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? माइनस 368, अच्छा ये गलत है, ओ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 11,750 है, वो टोटल में मिस्टेक हुई थी, तभी मुझे लग रहा था। और ओपनिंग कैश कितना है? 25,850। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, 25,850, तो हमारे पास आएगा 37,600, विच इज, ये प्लस किया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 37,600। ओ क्या बात है, 37,600। ठीक है, आई बात समझ में? सो आई थिंक आपको मेरी प्रोसेस ऑफ डूइंग और सॉल्विंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आया होगा। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर जो कराए हैं, इसमें लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। लगभग आपकी प्रैक्टिस के लिए तो सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो गया होगा या पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। होता क्या है ना कि कई कई बार हमारे को और भी डिफरेंट क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस करने के साथ ही हमारे को चैप्टर क्लियर होता है। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने जब क्लास में आप बच्चों को कराया था, जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, मैंने 14 लेक्चर में कराया था। 14 लेक्चर का मतलब हो गया मोटा मोटा 21 घंटे, 20-21 घंटे। और ये वन शॉट कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे का। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो 24 घंटे 21 घंटे में कराया है वो 1.5 घंटे में कवर हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड एवरी पॉइंट जो मुझे आपको समझाना चाहिए था। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली मैंने सब आपको समझा दिया है। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। फ्लो ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ना, कैसे कोई चीज को एनालाइज करना है, कौन सी चीज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की है, कैसे करना है, और कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है, वो मैंने आपको करा दिया। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको मैं सारी चीजें करा दूं, पर कई कई बार समय की कमी होती है, कई कई बार क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर मैं एक क्वेश्चन और इंक्लूड करूंगा तो बच्चा कहेगा सर दूसरा वाला क्वेश्चन रह गया, आपने ये वाला पॉइंट नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हमेशा कहीं रह जाती हैं।
उसके लिए डोंट फील डिसहार्टन्ड, उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेकंड, ऐसा नहीं है कि ये वन शॉट दे दिया तो इसके बाद कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं आएगा, प्रैक्टिस सेशन और भी आएंगे, उनमें और भी चीजें सीखने को मिलेंगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको जितना मैंने सिखाया है उतने से काम चलाओ, उसको और अच्छे तरीके से रिवाइज करो, अपनी बुक अपनी रजिस्टर में और क्वेश्चन सॉल्व करो और तैयारी करो। उस हिसाब से आपका ये चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर इट विल गेट क्लियर एंड क्लियर। ठीक है जी, तो यहां तक हमारे विश्वास कॉमर्स बैच के अंदर सारे वन शॉट्स कवर्ड हैं, लगभग सारे कवर्ड हैं, शायद एक आधा चैप्टर रह गया होगा, वो डजंट मैटर, उसका प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा तो वहां पर कवर कर लेंगे, बट मेनली एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज वन शॉट्स। तो विश्वास बैच के अंदर आप सभी ने मेरा साथ दिया और सारी चीजें उसमें कवर हो गई हैं। अगर किसी भी बच्चे को अभी भी लगता है कि नहीं मेरे को वन शॉट सारे नहीं नजर आ रहे या मुझे सारे समझ नहीं आ रहे, तो बेटे एक बार फिर से यूट्यूब पर जाकर कॉमर्स वाला चैनल पर क्लास 12th में उसमें वापस से विश्वास बैच को चेक करना, वहां पर आपको ये वन शॉट्स मिलेंगे, ऐप के अंदर उसके नोट्स मिलते हैं और वैसे यूट्यूब पर आपको सारी वीडियोस दिख रही होंगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, मैं आपको फिर से मिलूंगा प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, जो कि मैं आपको बोल के जा रहा हूँ बहुत जल्द आने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। बने रहना इसी चैनल पर, फिर से तैयारी करेंगे और बोर्ड में अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। ठीक है जी, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड कीप वर्किंग हार्ड।